सर लास्ट क्लास में हम लोग अलाउंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने एचआरए के कुछ क्वेश्चंस किए थे। सर मैं इसके ना कुछ फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अलग से थोड़ा सा क्लास से पहले टाइम रख लेंगे, तो वो आईटीओ पेपर 4 में और यूडीसी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एमसीक्यू पेपर में इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में क्लास से पहले एक अलग टाइम रखकर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। आज हम अपने पास हमारा नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज परकोजिट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जी सर, ये परकोजिट्स किसे कहते हैं बताइए। जी, तो परकोजिट्स का मतलब होता है सर फैसिलिटीज। फैसिलिटीज जो हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं इन एडिशन टू सैलरी। ठीक है सर, बताइए ये कैश में होती है या नॉन कैश होती है। नॉन कैश होती है। फैसिलिटीज और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। जी, मैं बता ही रहा था कि मैम ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है या फिर ये मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है। दोनों पॉसिबल हैं। परकोजिट्स के पैसे भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परकोजिट नॉन कैश ही हो। परकोजिट मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें परकोजिट में पैसे मिलें, तो अगर पैसे मिलेंगे तो ये परकोजिट होगा या अलाउंस बन जाएगा। तो देखिए अलाउंस के बारे में ना एक बात का ध्यान रखिएगा, अलाउंसेस जो होते हैं ना वो फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बेनिफिट है जो नॉन मॉनेटरी है, वो अलाउंस नहीं है, परकोजिट है। और अगर फिक्स्ड नहीं है तो भी ध्यान रखिएगा, अगर ये फिक्स नहीं है तो भी अलाउंस नहीं है। तो भी ये अलाउंस नहीं माना जाएगा, ये परकोजिट माना जाएगा, इवन इफ ये कैश में क्यों ना पे हो। अगर आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे फिक्स्ड नहीं है, हर महीने चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम उसको अपने पास अलाउंस नहीं मानेंगे, उसे हम अपने पास परकोजिट मानेंगे। जैसे नॉन मॉनेटरी का एग्जांपल देखिए प्लीज। हमने अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए कार दे दी, हमने रहने के लिए घर दे दिया, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, ये परक्विजिट्स की कैटेगरी में कवर होगा। अच्छा, मॉनेटरी
मॉनेटरी की देखिए प्लीज। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, एम्प्लॉयर ने इनसे कहा कि आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे ना, वो हम आपको रीएम्बर्स्ड कर देंगे। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस रीएम्बर्स कर देंगे। मतलब अगर 1,000 का खर्चा हुआ फर्स्ट मंथ में, एम्प्लॉयर पेड 1,000। सेकेंड मंथ में 2,000 का खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर पेड 2,000। थर्ड मंथ में 5,000 का खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर पेड 5,000। तो ये भी हमारे पास ना अलाउंस नहीं है। क्या है? परकुजिट है, परकुजिट। इफ employer is paying 3,000 per month for medical fixed, irrespective of expenditure incurred or not, तो फिर ही हमारे पास मेडिकल अलाउंस माना जाएगा। फिर ये हमारे पास मेडिकल अलाउंस माना जाएगा। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मतलब फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, और परकुजिट मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। जी, तो हमने ना अलाउंसेस में पढ़ा था, अलाउंसेस 3 तरह के होते हैं। पहले थे स्पेसिफाइड, दूसरे थे नॉन स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में 2 कैटेगरीज थी, एग्जम्प्ट विदाउट लिमिट और दूसरी थी एग्जम्प्ट विद लिमिट। ठीक है, अब इशू ये है कि अलाउंसेस में हमने 3 कैटेगरीज में बांटकर अलाउंसेस को पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं परकोजिट्स की। परकोजिट्स भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, परकोजिट में और अलाउंसेस में
एक बेसिक डिफरेंस होता है सर, परक्विजिट में और अलाउंसेस में एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, जरा बात को समझिएगा। देखिए, जनरली अलाउंसेस में हमें पैसे मिल रहे होते हैं, अलाउंसेस में तो खैर हमेशा ही पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन परक्विजिट्स में, परक्विजिट में मिलती हैं फैसिलिटीज। परक्विजिट में हमें मिलती हैं फैसिलिटीज। आमतौर पर ये नॉन कैश होते हैं। तो अब इशू ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अलाउंसेस के पैसे मिले थे, पैसे, और क्योंकि पैसे मिले थे इसलिए हमें पता था कि कितना अमाउंट मिला। हम यहां पे देख रहे थे कितने पैसे एग्जम्प्ट होंगे। सर 10,000 रुपए मिले, 10,000 में से कितने पैसे एग्जम्प्ट और कितने पैसे टैक्सेबल, हम ये कैलकुलेशन सीख रहे थे। अब हम पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं परक्विजिट्स। मैंने अपने एक एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, इनकम टैक्स ने कहा सर घर मिला, घर, बताइए फायदे की बात है या नुकसान की? फायदा होगा सर। जी, फायदे की बात है। और हमेशा याद रखिएगा, हर फायदे पे टैक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस फायदे पे टैक्स तो लगाना चाहता हूं, लगाऊं कैसे? भाई क्या करूं, घर में से खिड़की थोड़ी निकाल लूंगा टैक्स लेने के लिए। मुझे मॉनेटरी वैल्यू चाहिए सर, मॉनेटरी वैल्यू। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, कितने रुपए का फायदा पहुंचाया, मुझे ये रुपए चाहिए। तो बेसिकली परक्विजिट में पता है हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो किस पर है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालने। आप देखिए, मैंने आपको जितने भी अलाउंसेस पढ़ाए हैं ना, जितने भी, उनमें मैंने आपको ये पढ़ाया है कितने पैसे एग्जम्प्ट होंगे, कितने पैसे टैक्सेबल। ठीक है, हर जगह एग्जम्पशन की बात हुई है, हर जगह। एचआरए में हमने अमाउंट निकालना सीखा, एचआरए कितना एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए अलाउंसेस के केस में हमने अमाउंट देखा कि कितने पैसे एग्जम्प्ट होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए एग्जम्प्ट कर दो महीने के, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए एग्जम्प्ट कर दो महीने के। ठीक है, अब आज हम परक्विजिट्स की बात करने जा रहे हैं। परक्विजिट्स में हम अपने पास ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर अमाउंट की टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाए। मैंने अपने एक एम्प्लॉय को रहने यूज करने के लिए कार दी, कार दूंगा तो कितने का फायदा पहुंचाऊंगा। मैंने अपने एक एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, घर दूंगा तो कितने का फायदा पहुंचाऊंगा। ये कैलकुलेशंस हम अपने पास यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए। तो परक्विजिट्स को हम सबसे पहले ना तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। देयर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट, परक्विजिट्स फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। वो परक्विजिट जो फुल्ली टैक्सेबल है किसके लिए है? सबके लिए। इन परक्विजिट्स पर सबको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी, परक्विजिट्स फुल्ली एग्जम्प्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। जी सर, एक वो परक्विजिट होते हैं जो सबके लिए टैक्सेबल होते हैं, कोई भी हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कैसा भी एम्प्लॉय हो, अगर उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगी तो उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यूज करने के लिए घर मिला, सर घर पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, सर इनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई मान लीजिए, मिस्टर ए के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मिस्टर ए पिताजी को हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने कहा सर सीवियर हार्ट अटैक है, इनको तो फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा।
10 लाख रुपए का खर्चा होगा, पैसे जमा करा दीजिए। ठीक है। मिस्टर ए ने कहा सर पैसे तो है नहीं, 10 लाख रुपए नहीं है इनके पास। अब इलाज कराना था, सीवियर हार्ट अटैक है। डॉक्टर्स ने कहा भाई 10 लाख रुपए जमा कराओ, ऑपरेशन कराना है। इन्होंने कहा सर पैसे नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है फिर मिल लो पिताजी से, फिर पता नहीं मुलाकात हो या ना हो। अब ये बेचारे बड़े परेशान, बड़े दुखी। इतने में इनके एम्प्लॉयर आ गए। जैसे ही उन्हें पता चला, पुराने एम्प्लॉय थे, सीनियर एम्प्लॉय थे, तो एम्प्लॉयर भी पहुंच गए। एम्प्लॉयर को पता चला पिताजी की तबीयत खराब है, इलाज के पैसे नहीं है। एम्प्लॉयर ने कहा चिंता मत करो, पैसे हम देंगे। और एम्प्लॉयर ने ये 10 लाख रुपए पे कर दिए। सर एम्प्लॉय की फैमिली का इलाज एम्प्लॉयर ने कराया। सोचिए फायदे की बात है या नहीं है? सर देखिए फायदे की तो बात है। ऐसे में सोचिए, क्या इन पैसों पर टैक्स लगा दूं? सर थोड़ी प्रॉब्लम सी हो जाएगी। अगर इन पैसों पे मैंने टैक्स लगा दिया, 10 लाख रुपए के ऊपर 3 लाख का टैक्स लग जाएगा। पिताजी तो ठीक हो जाएंगे, मिस्टर ए को हार्ट अटैक आ जाएगा। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इस पे टैक्स लगाना ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक है। इलाज कराया, इलाज में जो खर्चा हुआ उसके पैसे दिए, अब मैं जाके इस पे टैक्स लगाना शुरू कर दूं, बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाएगी। तो तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सर देखिए बड़ी कमाल की बात है, अगर मेडिकल अलाउंस मिलता है ना, भले ही 100 रुपए का मिले, फुल्ली टैक्सेबल। सर अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है ना, भले ही 10 लाख की मिले, फुल्ली एग्जम्प्ट, 1 रुपया टैक्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा सर, हम ना मेडिकल फैसिलिटी में एग्जम्पशन दे रहे हैं, एग्जम्पशन। ठीक है, क्या दे रहे हैं? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कभी भी शर्तों के बिना नहीं होती सर। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, हमें वो कंडीशंस डिस्कस करनी है जिनके बेसिस पर इनको एग्जम्पशन दी जाएगी। ठीक है, हमें उसी के बारे में चर्चा करनी है, उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने मेडिकल फैसिलिटी दी तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, फुल्ली टैक्सेबल है। सर एक तीसरी कैटेगरी भी है इनके बीच में, परकुजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। सर वो परकोजिट्स जो किसके लिए टैक्सेबल है? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज मतलब बड़े एम्प्लॉयज, अमीर एम्प्लॉयज। ठीक है। अमीर एम्प्लॉय को मिलेगा टैक्सेबल, गरीब एम्प्लॉय को मिलेगा एग्जम्प्ट। ठीक है। अमीर एम्प्लॉय को देंगे तो टैक्स लगा देंगे, गरीब एम्प्लॉय को देंगे तो एग्जम्प्ट कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। सर एक पर्टिकुलर पर्सन थे मिस्टर ए, एक्स वाई जेड लिमिटेड में जॉब कर रहे थे। किसी छोटी मोटी पोस्ट पर थे बेचारे, बहुत ही गरीब एम्प्लॉय थे। और ड्राइवर थे, कंपनी का ड्राइवर। सैलरी थी इनकी 8,000 रुपए महीना की। बहुत गरीब थे बेचारे। इनके बच्चे पढ़ाई में बड़े अच्छे थे। कंपनी को पता चला भाई मिस्टर ए के बच्चे पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं। तो डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा कि भाई आप बच्चों को किसी बढ़िया से स्कूल में एडमिशन करा दो, पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छी बात है, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। मिस्टर ए ने कहा सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है मैं किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊं, 8,000 रुपए में कहाँ से एडमिशन करा दूं? कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आपके बच्चों की जो स्कूल की फीस होगी ना, वो हम पे करेंगे। पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। और फीस जमा करानी शुरू कर दी किसने? एम्प्लॉयर ने। सर ये चिल्ड्रन एजुकेशन
अलाउंस नहीं है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है। अलाउंस में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा खर्चा होता है कम खर्चा होता है, इररेलीवेंट, पैसे फिक्स मिलेंगे। ठीक है, यहां हम ये कह रहे हैं एडमिशन करा देते हैं आपके बच्चों को स्कूल में, फीस हम पे करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। सर इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ये पैसे फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन सोचिए, मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदलता हूं, और मैं ये कह रहा था कि सोचिए मिस्टर ए ड्राइवर नहीं डायरेक्टर होते, और सैलरी 8,000 नहीं 8 लाख रुपए होती महीने की। अब बताइए इनके बच्चों की स्कूल की फीस कौन जमा कराएगा? खुद ही करा लेंगे सर इतने में तो। जी मैम करा तो लेंगे, लेकिन सोचिए क्या इनके बच्चों की स्कूल फीस एम्प्लॉयर पे नहीं कर सकता? कर सकता है सर, टैक्सेबल कर तो होगी। सकता है। तो इनको कहा गया कि आपके बच्चों की स्कूल की फीस हम जमा कराएंगे, इनको भी एजुकेशन फैसिलिटी दे दी एम्प्लॉयर ने। भाई ये तो एम्प्लॉयर के ऊपर है, एम्प्लॉयर किसको फैसिलिटी देना चाहता है और किसको नहीं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अब ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, इन पे एग्जम्पशन नहीं देंगे, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पे क्या था, ये एग्जम्प्ट थे, और अब हम ये कह रहे हैं कि इन पैसों को ना टैक्सेबल करूंगा। अगर एक गरीब एम्प्लॉय को दे रहे हैं, छोटे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो एग्जम्प्ट है, और बड़े एम्प्लॉय को दे रहे हैं, अमीर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो टैक्सेबल है। ऐसे बड़े अमीर एम्प्लॉयज के लिए हमने जो शब्द यूज किया है ना, वो क्या है बताइए? वो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को देंगे तो इस पर टैक्स लगा दूंगा। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होती है, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को देंगे एग्जम्प्ट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को देंगे टैक्सेबल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते कौन है, किसे स्पेसिफाइड मानेंगे और किसको स्पेसिफाइड नहीं मानेंगे? तो ये ना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 में बताया गया है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहते हैं? इनकम टैक्स क्या कहता है सर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो ये जो डायरेक्टर है, ये हमारे पास छोटा एम्प्लॉय है या बड़ा? सर ये तो बड़ा एम्प्लॉय है, और क्योंकि बड़ा एम्प्लॉय है तो इसको मिलने वाली फैसिलिटी हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये जो फैसिलिटी मिली है इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। हाँ जी, तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सेकंड, एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट
employee having substantial interest in employer, कंपनी, जरूरी नहीं है सर कंपनी हो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का अपने एम्प्लॉयर कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सर शेयर होना कंपनी के। जी बिल्कुल मैम, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है हैविंग 20% और मोर वोटिंग राइट्स। सर मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हों, तो इक्विटी शेयर वाली कंपनी में अगर मैं अपने पास जॉब करने लगूं, सर क्या ऐसा हो सकता है कंपनी के मेरे पास इक्विटी शेयर हो और मैं उसी में जॉब करने लगूं? तो बिल्कुल हो सकता है। भाई मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के ढेर सारे शेयर्स हैं और मुकेश अंबानी रिलायंस में ही जॉब करते हैं, उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, सैलरी मिलती है उन्हें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंपनी की, कंपनी, कंपनी के केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अपने पास पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे आता है? शेयर इन प्रॉफिट्स से। एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी बिजनेस एंटिटी है उसके हिसाब से देख लीजिए कि इनका प्रॉफिट में शेयर कितना है, बस जितना प्रॉफिट में शेयर है उसके बेसिस पे पता चल जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। अगर इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो ये हमारे पास स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाएंगे। अगर इनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, इट शैल बी टैक्सेबल। सर थर्ड पॉइंट देखिए प्लीज। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन ₹50,000, जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से ज्यादा होती है। सर 50,000 पर मंथ या पर क्वार्टर? पर मंथ। पर एनुम है सर। जी, तो सर हमारे यहाँ मंथली और क्वार्टरली का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, इनकम टैक्स में तो एक ही कंसेप्ट होता है सर, पर एनम, ठीक है। अगर इनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है आफ्टर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, सेक्शन 16 की डिडक्शंस के बाद, सेक्शन 16 की डिडक्शंस के बाद, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो ये इनकम मानी जाएगी ना, वो 50,000 से ज्यादा वाली इनकम, इनको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। सर सेक्शन 16 में ना 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं इसमें एड बैक कर दूं तो 50,000 और 50,000 टोटल कितना हो गया बताइए? 1 लाख, 1 लाख रुपए साल की सैलरी, अगर उसे आप मंथली कन्वर्ट करेंगे ना सर 8,250 रुपए आ जाएगा, ठीक है। बहुत कम अमाउंट है सर, बहुत कम अमाउंट।
ठीक है, आज की डेट में आप देखेंगे जितने एम्प्लॉयज होते हैं ना, सब स्पेसिफाइड ही होते हैं। ठीक है, अगर एक पर्सन एक कंपनी में जॉब कर रहा है तो चांसेस आर देयर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही होगा, नॉन स्पेसिफाइड होगा ही नहीं। सर ठीक है ये रिवाइज नहीं हुई क्या ये सर, जो ये लिमिट है सही बात है, काफी साल से? ये काफी साल से रिवाइज नहीं हुई सर। 2004 तक हमारी जो एमईएल थी ना, आज से 20 साल पहले, टिल 2004 एमईएल पता है क्या थी? 0 से लेके 50,000 तक टैक्स रेट निल। 50,000 10 रुपए से लेकर 60,000 तक सर 10%। 60,000 10 रुपए से लेकर 80,000 तक सर 20%। 80,000 10 एंड अबव 30% टैक्स होता था सर। ठीक है सर, 2004 में हमारा स्लैब रेट रिवाइज हुआ था, 50,000 को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंट बेसिस पर रिवाइज हुआ, अब फिर से पिछले कई सालों से ये रिवाइज नहीं हुआ है, 2.5 लाख पर फिक्स्ड है। ठीक है सर, 50,000 रुपए के बाद इनकम पे टैक्स लगना शुरू हो जाता था। जिस टाइम पर 50,000 के बाद टैक्स लगता था ना, उस टाइम पर सरकार को ये लगता था कि भाई जिसकी इनकम टैक्सेबल है उसके लिए टैक्सेबल कर दो परकोजेट, और जिसकी बेचारे की इनकम टैक्सेबल नहीं है उसके लिए परकोजेट को एग्जाम कर दो। लॉजिकल बात थी, बड़ी लॉजिकल बात थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई सर कि ये जो 50,000 वाली लिमिट है, ये अब बढ़ते 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 आज की डेट में 2.5 लाख हो चुकी है। लेकिन सेक्शन 17(2)(3) की जो लिमिट है ना, वो सरकार ने 50,000 से बढ़ा के चेंज ही नहीं करी। सर इनकम टैक्स में अगर कोई बहुत ही नेग्लेक्टेड हेड है ना, जिस पर सरकार कोई चेंज करती ही नहीं, सर वो है सैलरी। सैलरी में चेंजेस नहीं होते सर, बहुत ही मतलब बहुत ही कमी से चेंजेस आते हैं, चेंज ही नहीं करती सरकार। ठीक है, और क्योंकि चेंज ही नहीं करती इसलिए इसने आज के डेट में देखिए कितना इलॉजिकल सा प्रोविजन है ना सर। ये आज हमें लग रहा है अजीब सा, पहले ये अजीब नहीं था, लॉजिकल बात थी बिल्कुल। भाई 50,000 तक इनकम एग्जम्प्ट है, 50,000 से कम वालों के लिए ये परकोजेट एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। 50,000 के बाद इनकम पे भी टैक्स लगेगा, तो आप इन परकोजेट्स पे भी टैक्स दे देना, लॉजिकल बात थी। लेकिन हुआ क्या? एमईएल चेंज होती चली गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बढ़ते 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 आज की डेट में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक है सर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की, वेरी सीनियर सिटीजन की, है ना। लेकिन ये जो 17(2)(3) का 50,000 का अमाउंट है, ये 50,000 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, सैलरी में अपडेशन होना सर ये लॉन्ग ड्यू है, लॉन्ग ड्यू, आज नहीं, आज से बहुत साल पहले से सरकार ये कह रही है कि हम सैलरी में चेंजेस करेंगे। ठीक है सर, अभी कुछ टाइम पहले, वैसे ये बात तो पहले से है, 2004 में जब मिस्टर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में 2 टैक्सेस के रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहला रिफॉर्म ये चाहिए कि हमें अपने पास ना अपना इनकम टैक्स एक्ट चेंज कर देना चाहिए। इनकम टैक्स हर साल अमेंड होता है सर, अब अमेंड होते 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 ना, सोचिए 1961 से 2024 आ चुका। मिस्टर पी चिदम्बरम ने ये बात 2004 में कही थी, आज की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब तो 2024 20 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने 2004 में ही ये बात कह दी थी कि अब अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है सर, अब अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, अब टाइम है कि हम इस लॉ को अबॉलिश कर दें, इसे खत्म करें और खत्म करके एक नया लॉ लेकर आए। इन्होंने 2004 में प्रपोजल रखा था, उसका नाम रखा था डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। सर बीच में ना कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसका एक ड्राफ्ट भी रिलीज किया था कि डीटीसी कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर बस ये प्रपोजल ही रख पाए, ये लॉ नहीं ला पाए बेचारे। ठीक है, फिर इनकी सरकार चली गई, एक और प्रपोजल इन्होंने रखा था,
इन्होंने कहा था आईडीटी में रिफॉर्म की जरूरत है और आईडीटी के रिफॉर्म्स के बाद जीएसटी लाना चाहिए। ये बेचारे जीएसटी भी नहीं ला पाए। सर इंडिया में कोई लॉ इस तरह से लाना ना इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए ना बड़ी मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, इंडिया में कोई इस तरह की सरकार बनी ही नहीं पिछले कई सालों से जिसके पास इतनी मेजोरिटी हो। ठीक है, आईडीटी में रिफॉर्म के लिए जीएसटी लाना था। जीएसटी लाने के लिए सर हमारी सरकार ना इंडिया में अनलिमिटेड पावर्स नहीं रखती कि जो मन करे वो कर दे। इंडिया में कोई भी लॉ लाने के लिए हमारी सरकार को भी परमिशन की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब सर जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को थोड़ी पता था जीएसटी जैसी भी कोई चीज होती है। ये तो आज हमें पता है। तो जीएसटी लाने से पहले ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन को बदलने से पहले इसको लोकसभा में राज्यसभा में पास कराना होता है 2/3 मेजोरिटी से, और फिर इसको कम से कम 50% स्टेट गवर्नमेंट से पास कराना होता है। सर किसी भी पार्टी की पिछले 20-25 सालों में 30 सालों में इतनी स्ट्रांग पावर रही ही नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर पाए। वो तो हमारे मोदी जी ने 2017 में थोड़ा सा भावुक करा लोगों को और सारी पार्टी से कहा कि भाई देश हित में ये जरूरी है कि हम आईडीटी में रिफॉर्म लेकर आए, और वो जीएसटी ले आए। सारी पार्टीज ने इसको पास कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको पास कर दिया और जीएसटी आ गया। जीएसटी तो आ गया सर, बड़ी रिफॉर्म थी, इसकी जरूरत थी, जीएसटी तो ले आए। लेकिन मोदी जी ने भी 2-3 बार ये बात कही है कि हम डीटीसी लाएंगे। इनफैक्ट एक कमेटी भी बनाई गई थी डीटीसी के लिए, डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सर मैं, एनडीए 2 में ये कमेटी बनी थी। 2019-20 की बात है शायद। उस टाइम पर जो कमेटी बनाई गई थी उसके एक मेंबर का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, हिंदुस्तान टाइम्स के बिजनेस पेज पर, फुल पेज इंटरव्यू था सर। तो उन्होंने खास तौर पर यह बात कही थी कि डीटीसी बनाते हुए हमारा मेन फोकस होगा ऑन सैलरी। सैलरी में बहुत सालों से कोई चेंजेस नहीं हुए, हम सैलरी को पूरी तरह से बदलेंगे। लेकिन सर फिर कोविड आ गया और वो बात वहीं की वहीं रह गई। अब पिछले 4-5 सालों में तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन सैलरी में आप इसीलिए खास तौर पर अगर लिमिट्स देखें ना सर, बहुत ही ना मतलब बहुत पुराने टाइप की लिमिट्स हैं। ठीक है सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए। आज की डेट में 100 रुपए की टॉफी नहीं खाते बच्चे। एक बार चॉकलेट दिलाने के लिए जाइए, 100 रुपए में चॉकलेट नहीं आएगी सर। इनकम टैक्स एक्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जामिशन 100 रुपए दे रहा है सर, इसीलिए क्योंकि प्रोविजंस आर वेरी वेरी ओल्ड। ठीक है, तो ये 17 to 3 की जो लिमिट है ना, मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा था सर। ये प्रोविजन जब बनाया गया था बड़ा लॉजिकल था। आज हमें 50,000 रुपए सुन के बुरा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सैलरी चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है और उसको सैलरी इनकम हो रही है मोर देन 50,000 आफ्टर डिडक्शन, इसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये परकोजिट्स टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। अब सर हम एक एक करके ना परकोजिट्स की टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस पढ़ना शुरू करेंगे, और सबसे पहला प्रोविजन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो है मेडिकल फैसिलिटी। हमने अभी बात भी की थी मेडिकल फैसिलिटी की। सर अगर किसी इंप्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। सर ये बात पता है कहां लिखी है? फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में लिखी है। सर प्रोविजो किसे कहते हैं बताइए? सर एक होता है प्रोविजन जो लॉ में लिखा है, ठीक है, एक होता है प्रोवाइजो। ये क्या होता है? सर दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 किस चीज का है? अभी अभी मैंने आपको बताया, परकुजिट्स का है। परकुजिट्स की टैक्सेबिलिटी का है। इसमें यह लिखा है कि परकुजिट पे टैक्स कैसे लगेगा। सर जहां ये लिखा हुआ है ना परकुजिट पे टैक्स कैसे लगेगा, उसी के नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट इस बेनिफिट पे टैक्स नहीं लगाएंगे।
और उसमें नाम लिखा हुआ है मेडिकल फैसिलिटी का। ठीक है सर, ये जो प्रोवाइडेड दैट करके लिखे होते हैं ना, ये एक्सेप्शन होते हैं लॉ में। कई बार इस तरह की लैंग्वेज आती है कि भाई इस चीज पे टैक्स लगाएंगे, प्रोवाइडेड दैट मेडिकल फैसिलिटी पे नहीं लगाएंगे। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। खैर, मैं ये बता रहा था मेडिकल फैसिलिटी पे टैक्स नहीं लगता सर, लेकिन जैसे मैं बार बार बता रहा हूं सर, कोई भी एग्जम्पशन ना शर्तों के बिना नहीं होती इनकम टैक्स में। सर यहां ना मैं एक हेडिंग दूंगा अभी थोड़ी देर में, इनकम टैक्स में कोई भी एग्जम्पशन शर्तों के बिना नहीं होती। तो यहां पर भी हमारी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें बहुत लॉजिकल, बहुत नॉर्मल है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि सर आपको हम मेडिकल फैसिलिटी की एग्जम्पशन देने को तैयार हैं, बस एक शर्त पूरी कर दीजिए प्लीज, और वो ये, आप इलाज जहां हम बताएंगे वहीं कराएंगे। सर सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है, एक पर्सन है मिस्टर ए, और इनके घर में कोई फैमिली मेंबर, इनके मामा जी चाचा जी डॉक्टर हैं। इन्हें पता चल गया कि जी मेडिकल के खर्चे एग्जम्प्ट होते हैं, तो ये तो बस इनसे इलाज कराएंगे और कहेंगे जी 1 लाख रुपए दिए मैंने मामा जी को या चाचा जी को और लाओ एग्जम्पशन। सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो घपलेबाजियां शुरू हो जाएंगी। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर आपको इलाज कराना है ना, तो ये मामा जी चाचा जी नहीं चलेंगे। आपको हम एग्जम्पशन देने को तैयार हैं, लेकिन आप ऐसे किसी प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराकर बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको इलाज कराना है तो आप ट्रीटमेंट कहाँ कराएंगे? उन्हीं हॉस्पिटल्स में कराएंगे जिनको आपने आपको अलाउ करता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है आपको सर इलाज लेकिन कहाँ बहुत कराना है। सारी टेस्ट वगैरह इन हॉस्पिटल्स में नहीं होती। मैम सारे टेस्ट हो जाते हैं इन हॉस्पिटल्स में, ये जिन नहीं सर, हॉस्पिटल्स अभी की हम मैंने बात कर थोड़े रहे हैं दिन ना, पहले ही देखा था कि सीजीएचएस में कोई टेस्ट था जो करवाना था, वो नहीं आ रहा था पैनल में। मैम सीजीएचएस के पैनल में कई ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, हम वहां जाके इलाज करा सकते हैं। तो मान लीजिए सीजीएचएस डिस्पेंसरी में नहीं हो रहा, तो जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी में नहीं हो रहा, वो आप सीजीएचएस के अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में करा लीजिए। सर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, मेरे घर के पास है यहाँ नोएडा में हॉस्पिटल, वहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं था वो टेस्ट जो करवाना था। तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा अगर वहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं होगा तो? मैम देखिए, अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल में नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल में है, देखिए दो बातें हो गई, जो मैंने आपकी बात को समझा, दो बातें हो गई। एक तो ये हो गया कि एक पर्टिकुलर ऐसा टेस्ट है जो सीजीएचएस में ही नहीं आता, सीजीएचएस के पैनल में ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो सीजीएचएस में ही नहीं है, हाँ उसके तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे, हाँ, उसी में था सर, पैनल है में ना। ही नहीं था वो। हाँ जी, तो भाई सीजीएचएस में कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं, वो सीजीएचएस के पैनल में ही नहीं होते, तो मैम उसके तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। अगर मैं इस तरह का कुछ टेस्ट करा रहा हूँ, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो वो उसके तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, तो वो थोड़ा बहुत, जैसे वरना तो मुझे ये बातें नहीं पता होती, वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। तो वो पहले बत्रा हॉस्पिटल है एक, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आता है, तुगलकाबाद में, वहां जॉब करती थी। तो वहां वो सीजीएचएस पैनल पे था। हमारे एक रिलेटिव वहां एडमिट हुए ट्रीटमेंट के लिए, तो जब वो एडमिट हुए, तो वो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई की वजह से वो पैनल वाले, उनका सारा ट्रीटमेंट चला। तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट करवाना था। कुछ आजकल जो सर्जरीज होती हैं, वो पेनलेस सर्जरीज का कंसेप्ट आ गया है। उसमें कुछ स्पेशल एक ड्रग देना शुरू करते हैं, स्पाइन के अंदर एक इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके थ्रू वो ड्रग चढ़ता रहता है, और जब तक वो ड्रग चढ़ता रहता है तब तक पेशेंट को पेन नहीं होता, पेनलेस होता है सब कुछ, बिल्कुल पेनलेस सर्जरी होती है। वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो वाइफ बताने लगी कि वो उनके पैनल में कवर नहीं होता, वो जो भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उन्होंने बताया था, नाम जो बताया था मैं भूल गया, तो उसके लिए उन्हें अलग से पैसे देने पड़े थे। तो मैम अगर कोई इस तरह का टेस्ट है सपोज, वो सीजीएचएस में ही नहीं आता, तो मुझे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ ना, जो हम इनकम टैक्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ इशू सीजीएचएस का है ही नहीं बिल्कुल। सीजीएचएस की मैं बात ही नहीं कर रहा दूर दूर तक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं
आप अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, मैम ये बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थोड़ी है, मेडिकल की एग्जम्पशन तो प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए भी है। ये जो हम एग्जम्पशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट, सबके लिए है। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट के लिए भेजा किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, वहां पर इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, जितना भी खर्चा हुआ वो पे कर दिया एम्प्लॉयर ने। जो पैसे एम्प्लॉयर देगा, मैम देगा, इनकम टैक्स कह रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पैसे ही नहीं दिए, तो फिर तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जो सीजीएचएस कवर नहीं करता, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी कवर करती है, ये एक एक्स वाई जेड लिमिटेड में जॉब करते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कहा आप कुछ भी कराओ हर चीज के पैसे देंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है ना, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है ना, बतरा हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, आपका जितना भी खर्चा होगा एग्जम्प्ट कर देंगे। सीजीएचएस पैसे देता है या नहीं देता, इनकम टैक्स को इससे कोई लेना देना नहीं। इनकम टैक्स का प्रोविजन तो ये कह रहा है आप अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज कराइए, आपको एग्जम्पशन दे दी जाएगी। मैम पॉइंट क्लियर है? जी सर। जी सर हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जो इलाज होता है सर वॉइस ब्रेक हो गई शैलेश सर, एक बार दोबारा पूछिएगा। सर हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जो इलाज होता है, जी सर, जी जी ऐसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, जी। उस पे भी लगता है क्या टैक्स? नहीं सर, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सर इंश्योरेंस कंपनी हमें थोड़ी पैसे देती है, हॉस्पिटल को पैसे देती है। एम्प्लॉयर भी तो हॉस्पिटल को ही देता होगा ना डायरेक्ट? सर एम्प्लॉयर वैसे हॉस्पिटल को भी दे सकता है, एम्प्लॉयर आपको भी दे सकता है सर। तो जैसे सर सीजीएचएस की हम बात करें, सीजीएचएस के केस में कई बार ऐसा भी तो होता है कि एम्प्लॉयर हॉस्पिटल को पे नहीं कर पाता, भाई मैंने जाकर इलाज करा लिया एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं उसका रीएम्बर्समेंट क्लेम कर सकता हूं। अच्छा, ऐसा ये फैसिलिटी सर हेल्थ इंश्योरेंस में भी होती है। आप पैनल हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराइए, आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली सर अप्रूवल आने में ना टाइम लगता है। अब मेरा पेशेंट बेचारा एडमिट है, वो हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस वाले अप्रूवल नहीं दे रहे, तो क्या करूं सर, आप पे कर दीजिए अपने पास से और पेशेंट को लेकर घर आ जाइए, उसके बाद आप हॉस्पिटल के बिल्स लगाकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रीएम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस का, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, इस केस में भी सर ये अल्टीमेटली मेरे लिए कोई बेनिफिट तो हुआ ही नहीं ना भाई, जो भी आपका खर्चा हुआ सर आपको वही पैसे तो दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, आपका कोई प्रॉफिट थोड़ी है इसमें, इसलिए सर इस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन सर इसमें ना एक चीज मैं बता दूं सर, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो ये कहती हैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की तबीयत खराब हो गई तो हम उसको पर डे के हिसाब से पैसे देंगे। किस चीज के पैसे देंगे? लॉस ऑफ इनकम के। एक बिजनेसमैन है, उसकी तबीयत खराब हो गई बेचारे की, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब जितने दिन तक एडमिट रहेगा उतने दिन तक ऑफिस तो नहीं जा पाएगा, दुकान पे तो नहीं जा पाएगा, काम तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कुछ इस तरह की पॉलिसीज भी होती हैं जो क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि सर अगर मान लीजिए एक पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो जितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा उतने दिन के लिए 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे देंगे। 5,000 मैंने रेंडमली एज्यूम किया है। सर ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, इन पे टैक्स लगेगा। इलाज के जो पैसे मिले वो मेरे पास तो आए ही नहीं सर, हॉस्पिटल में चले गए, ये इनकम नहीं है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर पैसे मिल रहे हैं लॉस ऑफ इनकम के कंपनसेशन के तौर पर, देन इट शैल बी टैक्सेबल। आपको आपकी इनकम मिल गई, हमें भी तो हमारा टैक्स मिलना चाहिए ना। बाकी जो नॉर्मल सर यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये इनकम नहीं है सर, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, बात इतनी निकली है तो मैं थोड़ा सा इसमें और डिस्कशन कर लूं। सर कुछ इस तरह की भी पॉलिसीज होती हैं जिसमें अगर मान लीजिए किसी पर्सन के साथ कुछ ज्यादा मिसहैपनिंग हो जाए तो पैसे मिल जाते हैं। सर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो पैसे मिल जाते हैं, क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो पैसे मिलते हैं ना सर, ये पैसे
ये कैपिटल रिसीट होते हैं, इन पे टैक्स नहीं लगता। ये कैपिटल रिसीट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। मिस्टर ए की एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और वो ये पॉलिसी कहती थी कि सर, भगवान ना करे अगर कभी आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो हम आपको पैसे देंगे 10 लाख रुपए। और मिस्टर ए मान लीजिए डायग्नोज हो गए कैंसर से। सर, कैंसर का जैसे ही डायग्नोसिस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने इनको 10 लाख रुपए दे दिए। अब बताइए, क्या इसे इनकम मान के टैक्स लगा दूं? नहीं सर, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ये कैपिटल रिसीट है, एंड कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। इस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जी। तो मैं बता ही रहा था सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। मैम, कुछ ना क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज होती हैं, उसमें अगर किसी पर्सन को क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो उसको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले अच्छा मैं एक बात और बता दूं, हमारी जो इनकम्स होती है ना, वो दो तरह की होती हैं। इनकम कह लीजिए या रिसीट्स कह लीजिए। एक होती है रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू नेचर की इनकम क्या? जैसे आपको सैलरी मिलती है, रेवेन्यू नेचर की है, रेगुलर बेसिस पर मिलती है। जैसे आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दीजिए, आपको रेंटल इनकम होगी, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप बिजनेस करने लगी है, बिजनेस में नॉर्मल रूटीन में रेगुलर बेसिस पर इनकम होगी, टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो ये टैक्सेबल होती है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। आपको सैलरी मिली, टैक्सेबल है। रेंट मिला, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट मिला, टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल इनकम हुई, स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है। सेक्शन है लॉ का, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्जम्प्ट है। दूसरी होती हैं वो इनकम्स जो कैपिटल इन नेचर होती हैं। ये वो इनकम्स होती हैं जो बार बार नहीं होती, कभी कभी होती हैं। ठीक है। टैक्सेबल ओनली इफ स्पेसिफिकली टैक्स्ड। अगर इन पे खास तौर पे टैक्स लगाया जाए तभी टैक्स लगता है, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। जैसे जैसे कैपिटल गेन्स की इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 इसको टैक्सेबल करता है। हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं, हमारी जो लॉटरी लगती है, ये टैक्सेबल होती है। ये कभी कभी होने वाली इनकम ही तो है। ये टैक्सेबल होती है। क्यों टैक्सेबल होती है? क्योंकि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 इसे खास तौर पे टैक्सेबल करने के लिए कहता है, खास तौर पर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मिस्टर ए ये डायग्नोज्ड विद क्रिटिकल इलनेस। ठीक है। और इनका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी पेड मनी। इन पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा।
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिकली सेक्शन है ही नहीं। लॉ में कहीं लिखा ही नहीं है इस पे टैक्स लगाएंगे। अब क्योंकि लिखा ही नहीं है तो टैक्स लगाएंगे ही नहीं। और सर जो फैमिली को पैसा मिलता है इंश्योरेंस से आफ्टर, मैम वो भी एग्जम्प्ट होता है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से फैमिली को पैसे मिले, इस पे टैक्स नहीं लगता, फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें खास तौर पे लिखा हुआ भी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाले पैसों पे टैक्स नहीं लगाएंगे। मैम ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। ये कैपिटल और रेवेन्यू की वजह से है। ठीक है सर। जी। अच्छा, जो मैं बात कह रहा था उसको भी मैं लिंक कर दूं। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी की अभी मैंने बात की थी। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह की है, ऐसी पॉलिसीज आती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर होता है ये। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, कुछ नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसीज भी ये कहती हैं कि भाई अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की कभी तबीयत खराब हो जाती है तो हम इसे पर डे बेसिस पर जितने टाइम तक ये हॉस्पिटलाइज रहेगा, लॉस ऑफ इनकम को कंपनसेट करने के लिए पैसे देंगे। सर ये कैपिटल नेचर की इनकम नहीं हुई, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम हुई। लॉस ऑफ इनकम को कंपनसेट करा रहे हैं, बिजनेस इनकम को कंपनसेट करा रहे हैं। तो जो बिजनेस इनकम को कंपनसेट करा रहा है वो बिजनेस इनकम ही तो हुई। इनकम टैक्स क्या कहता है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन मिस्टर ए का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से इनका, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया और उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने इनको पैसे दे दिए कुछ कंपनसेशन के। ठीक है। या फिर मान लीजिए जो मैं अभी बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, क्रिटिकल इलनेस की जो पॉलिसी है उसके तहत पैसे मिल गए। ये सारे केसेस में इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कैपिटल नेचर रिसीट है, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल। सर कैपिटल का थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाइए सर, समझ नहीं सर पा रहे हैं सर। कैपिटल नेचर की इनकम्स वो होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की थोड़ा सा होती ना हैं। दोनों थोड़ा एग्जांपल लेके रेवेन्यू सर प्लीज। रेवेन्यू नेचर की इनकम्स वो होती हैं जो हम रिकरिंग नेचर की इनकम अर्न करते हैं। ठीक है सर, जैसे बताइए सैलरी आपको बार बार मिलती है, कभी कभी मिलती है? बार बार मिलती है बार सर। बार मिलती है। रिकरिंग नेचर, रेवेन्यू नेचर। सोचिए, मैंने एक घर किराए पर दिया, रेंट बार बार मिलेगा, कभी कभी मिलेगा? सर बार बार मिलेगा। रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर। भाई सैलरी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, रेंटल इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मैं अपने बिजनेस में गुड्स बेचता हूं, बताइए कभी कभी बेचेंगे, बार बार बेचेंगे? सर मेरा बस चले मैं तो रोज बेचूं, बार बार बेचूं, सुबह शाम दिन रात बेचूं, जितनी सेल्स होगी उतना प्रॉफिट होगा सर। तो रिकरिंग नेचर, रेवेन्यू इन नेचर। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको बार बार मिलता है सर। कंपनी आपको बता देती है आपको हर महीने पे करेंगे, आपको 6 महीने में पे करेंगे, पेमेंट साल भर होगा। सर पेमेंट साल में एक बार हो रहा है, कमा तो आप बार बार रहे हैं। हर महीने आपको आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, कंपनी हर महीने पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए 6 महीने में एक बार पे कर देती है, साल भर में एक बार पे कर देती है। पेमेंट होना अलग बात है, लेकिन कमा तो मैं रोज रहा हूं ना, कमा तो मैं हर महीने रहा हूं ना। तो ये इंटरेस्ट इनकम, ये हमारे लिए क्या है सर? रेवेन्यू नेचर की इनकम्स है, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल नेचर इनकम्स कौन सी होती हैं? जो कभी कभार एक बार होगी सर। जी बिल्कुल सही कहा मैम, जो नॉन रिकरिंग होती हैं, नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होती हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर। जैसे जैसे आपने कोई एसेट बेच दिया, एसेट आप रोज थोड़ी बेच लेंगे सर। अच्छा, आप कहें जी मैं तो रोज फ्लैट बेचता हूं, तो इसका मतलब आपका बिजनेस हो गया फिर तो फ्लैट बेचना, फिर ये आपके लिए पीजीबीपी है। ठीक है,
लेकिन अगर आप रोज नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं, तो फिर ये आपके लिए कैपिटल गेन्स इनकम मानी जाएगी। इसी तरह सर लॉटरी, सर लॉटरी रोज थोड़ी लगती है, कभी कभी लगती है। गिफ्ट्स, सर रोज मिस्टर ए को आकर कोई 5 लाख रुपए गिफ्ट में देकर जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल सर, है ना। गिफ्ट तो कभी कभी मिलते हैं। ऐसे में ये है हमारे पास सारी नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम्स, लेकिन इनके बारे में ना इनकम टैक्स के स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, वो ये कहते हैं कि आपको इन पे टैक्स देना पड़ेगा। लॉटरी लगेगी तो टैक्स देना पड़ेगा, सेक्शन 56(2) में लिखा हुआ है। गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, सेक्शन 56(10) में लिखा हुआ है। एसेट बेचेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, सेक्शन 45(1) में लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी इनकम हो जाए जो नहीं लिखी हुई, फिर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है सर, कैपिटल नेचर रिसीट है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर। सर इस तरह से जो एक्सपेंसेस हो, जो बार बार हो, तो जी रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसको बोलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और एक्चुअली जो एक बार हो, कभी एक्चुअली कभी हमारे यहाँ तो इशू क्या है सर, बस एक छोटा सा है विनोद सर, जी कहेंगे तो उसको रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, लेकिन जी इनकम टैक्स में खर्चे की डिडक्शन कब मिलेगी सर, वो रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे नहीं है, वो भी सेक्शंस के जी बेस पर है। जैसे अगर आप जी कैपिटल नेचर का खर्चा करेंगे तो आप कैपिटल गेन में उसकी छूट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जी बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, कैपिटल नेचर के खर्चों की छूट नहीं मिलेगी सर। मशीन खरीद के आप इनकम में से कम नहीं कर सकते, आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। सर अगर मैं सैलरी की बात करूं, सर सैलरी में खर्चों की छूट ही नहीं मिलती, आप सिर्फ जी स्टैंडर्ड डायरेक्शन ले सकते हैं और किसी खर्चे की छूट ही नहीं मिलेगी सर। जी क्योंकि सर सैलरी में खर्चा नहीं होता ना, इसीलिए छूट भी नहीं मिलती। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है मैम, आप कम से कम खर्चे तो आप होते हैं ज्यादा जानती हैं, आप मुझसे अच्छी तरह जानती हैं, मैं तो कहीं जॉब ही नहीं करता। मैम आप जब घर से ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से घर आती हैं, क्या आपका खर्चा नहीं होता? गवर्नमेंट देती है ना सर, उसमें टीए अच्छा हमारी सैलरी में मान लीजिए मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता ही नहीं, अब बताइए। फिर तो होगा सर। मैम खर्चा तो होगा। अच्छा दूसरी बात, मैम आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? लक्ष्मी नगर है सर। मैम सोचिए आप नोएडा से लक्ष्मीनगर जा रही हैं, क्या जरूरी है आपका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में पूरा कवर हो जाए? नहीं सर, पूरा नहीं है ना, होता। पूरा नहीं होता। मैम अभी मैं एनएडीटी में गया हुआ था, तो वहां पर जो इंचार्ज हैं जय नारायण सर, जो एडीआईटी है वहां पर, वो उनसे वैसे ही मेरी बात हो रही थी, वो गुड़गांव से आते हैं गाड़ी से, ठीक है। अब चलिए उनको तो कार मिली हुई है ऑफिस की तरफ से, लेकिन बाय चांस मान लीजिए अगर वो अपने कन्वेंस से आ रहे होते गुड़गांव से साकेत रोज, मैम बहुत खर्चा होता फिर तो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शायद कवर नहीं कर पाता। सोचिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिला 6,000 रुपए, खर्चा हो गया 16,000 रुपए, तो क्या मुझे 10,000 की छूट मिलेगी इनकम टैक्स में? नहीं मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगा मुझे तो सर। स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलेगा बस, है ना। तो मैम खर्चे तो हो रहे हैं देखिए। इसी तरह से चलिए आपको यूनियन की तरफ से बुक्स इशू हो जाती हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सपोज मान लीजिए इशू ना हो और मुझे अपने पास काम करना है, इनकम टैक्स एक्ट की जरूरत है, अब काम करना है मुझे, तो सुबह शाम दिन रात क्या करूं, मैंने किताब खरीद ली। अब ऐसा मैम कई बार जॉब्स में तो होता है इस तरह से कि भाई मुझे एक काम मिला हुआ है, ऑफिस की तरफ से मुझे कोई किताब विताब मिली नहीं, उन्होंने कहा भाई सैलरी दे रहे हैं काम करो, हमें नहीं पता कैसे करोगे, हमें तो काम करके दो। अब मुझे किताब खरीदनी पड़ गई, एकेडमिक अलाउंस मुझे मिलता नहीं, तो क्या मुझे इस किताब के लिए छूट मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में एकेडमिक अलाउंस के केस में तो आप बुक्स परचेज की डिडक्शन ले सकते हैं कि आपको किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए गए, आपने किताबें खरीद ली, छूट मिल जाएगी। सोचिए अगर मुझे किताबें खरीदने के लिए पैसे ही ना मिले, तो क्या मैं किताबें खरीदूंगा नहीं? मैम मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत किताबें खरीदता हूँ, बहुत बुक्स खरीदनी पड़ती हैं मुझे, बहुत ज्यादा। अभी इनकम टैक्स में आज मेरा एनएडीटी में सेशन था, सेशन के लिए खास तौर पर ये बुक लेकर आया था मैं, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम की बुक है। आज मेरा अनडिस्क्लोज इनकम पे सेशन था, सेशन के लिए मुझे बुक परचेज करनी पड़ गई। मैम बहुत किताबें हैं मेरे पास तो, बहुत ज्यादा, ढेर सारी। अब ये जो बुक्स मैं खरीद रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी तो पीजीबीपी इनकम होती है, प्रोफेशनल हूँ मैं तो डिडक्शन क्लेम कर लेता हूँ। सोचिए कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, उसका खर्चा हो रहा है, वो कैसे छूट लेगा बेचारा, है ना। तो ऐसे में सैलरी में तो किसी भी चीज की छूट ही नहीं मिल रही, सैलरी में स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, खर्चे तो मैम होते ही हैं,
है ना। लेकिन सैलरी में लॉ मेकर्स ने कोई भी डिडक्शन नहीं दी, क्योंकि सैलरी में ना इन चीजों की अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अगर मैं एम्प्लॉय से ये कहने लगूँ ना कि मैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों की छूट दूंगा, वो कहेगा जी मेरी सारी सैलरी ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाती है, खाना तो मैं गुरुद्वारे जाकर खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ना ट्रेसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, यहाँ इवेजन शुरू हो जाएगा, घपलेबाजी शुरू हो जाएगी। लॉ मेकर्स ने छूट ही नहीं दे रखी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा होता है, इसीलिए तो लॉ मेकर ने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया। जेटली जी अभी 2016 में ही तो ये दोबारा लेकर आए हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी गई? उन्होंने कहा ही इसलिए कि भाई खर्चे तो होते ही हैं, लेकिन बस एक नुकसान ही हो गया कि इससे पहले जो मेडिकल फैसिलिटी थी उसमें 15,000 की एग्जम्पशन होती थी और 16,200 की एग्जम्पशन होती थी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की। उन्होंने 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की, 31,200 की एग्जम्पशन कैंसिल कर दी, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। तो अल्टीमेटली जो खर्चे हो रहे हैं ना वो बस 50,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। अब आपका खर्चा 50,000 से कम का होता है, ज्यादा का होता है, इररेलेवेंट, आपको 50 की छूट मिलेगी। लेकिन खर्चे तो हर इनकम में कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे होते ही होते हैं। सर जूते कपड़े सबकी मिलनी चाहिए वैसे। सर सही बात है और भाई। मैं खाने एक पीने में एक एनर्जी एक लगती है मैं काम एक करने में, मैं खाने अगर मान पीने की। लीजिए ऑफिस में जा रहा हूं तो एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म हो सकती है, मुझे लेनी पड़ती है, मुझे ऐसे गेटअप में रहना पड़ सकता है ना। कहीं ना कहीं खर्चे तो हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। वो सारा का सारा कहाँ कवर्ड है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। जी, वापस आते हैं सर। तो मेडिकल फैसिलिटी में हम डिस्कस ये कर रहे थे, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये मैं ना लिखता नहीं, ये मैम ने क्योंकि अभी डाउट पूछा था इसलिए मैंने हाईलाइट करने के लिए लिख दिया। सर एग्जम्पशन से पहले एक कंडीशन और लिख दी मैंने। एग्जम्पशन की बात आप मुझसे तभी कीजिएगा जब इनकम हो। मान लीजिए पैसे ही नहीं मिले, मैम को टेस्ट कराना था, कवर्ड ही नहीं था, तो पैसे ही नहीं मिले। सर पैसे ही नहीं मिले तो एग्जम्पशन देंगे क्या? सर जब पैसे ही नहीं मिले तो इनकम ही नहीं हुई, इनकम ही नहीं हुई तो एग्जम्पशन किस बात की, है ना। तो एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और any member of his family, any member of his family shall be exempt from tax, shall be exempt from tax if actually spent on मेडिकल ट्रीटमेंट। सर दूसरी बात आ गई। अब दूसरी बात, मैं एग्जम्पशन देने को तैयार हूं अगर आपने इन पैसों को एक्चुअली स्पेंड किया मेडिकल ट्रीटमेंट पर। सर देखिए दो बातें हाईलाइट कर रहा हूं अभी मैं। पहली बात पैसे मिलने चाहिए, और दूसरी बात सिर्फ पैसे मिलने ही नहीं चाहिए, पैसे खर्च होने चाहिए। खर्च होने चाहिए किस पर? सर मेडिकल ट्रीटमेंट पर। और ये मेडिकल ट्रीटमेंट कराना कहाँ है? इन एनी हॉस्पिटल और क्लिनिक एटसेट्रा। आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, क्लिनिक में इलाज कराइए, डिस्पेंसरी में इलाज कराइए, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। सर वो जो हॉस्पिटल जिसमें आप इलाज करा रहे हैं ना, वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का होना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल किसका होना चाहिए? एम्प्लॉयर का होना चाहिए।
सर बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए टाटा लिमिटेड में जॉब करते हैं और भगवान ना करे फैमिली में किसी को कैंसर हो जाए, तो टाटा का अपना हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल। टाटा ने कहा जी ऐसा है, बढ़िया इलाज करवाएंगे जबरदस्त हमारे अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, और जितना खर्चा होगा सबके पैसे हम देंगे। ऐसे में ये जो पर्टिकुलर अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के या उसकी फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने खुद के हॉस्पिटल में, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। रिलायंस वालों का अपना हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज कराइए, जितना भी खर्चा होगा एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज कराया और बदले में पैसे लिए, ठीक है भाई, हॉस्पिटल का बिल आया, एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया, इनकम टैक्स क्या कह रहा है सर, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सोचिए सर, मिस्टर ए जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का अपना हॉस्पिटल है, क्या कंपनी हॉस्पिटल के बिल में कोई घपलेबाजी करेगी? अरे सर अपनी ही जेब से तो पैसे जाने हैं, घपलेबाजी क्यों करेगी? अपने आप डुप्लीकेट बिल बनाकर देगी और कहेगी मुझसे ही पैसे ले लो। सर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना इस बात का। तो ऐसे में ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में अगर ये इलाज कराएंगे, इट शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है सर सारे एम्प्लॉयर्स का तो अपना हॉस्पिटल नहीं होता। मान लीजिए मिस्टर एक कंपनी में जॉब करते हैं, छोटी सी कंपनी है, 100 200 500 1000 2000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, कंपनी का तो हॉस्पिटल होगा ही नहीं। अब क्या करें, अब कहाँ इलाज कराएं? इनकम टैक्स का कहता कोई बात नहीं भाई, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है तो क्या हो गया, आप एक काम कीजिए, आप इलाज करवाइए किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे तो सर क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने में कोई मैनिपुलेशन हो सकती है बिल में? कम चांस है सर, जी मैम। कम चांस है सर। मैम कम नहीं, 0% चांस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर चीजें ना एग्जम्प्ट होती हैं, उनमें कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ चीजों के चार्जेस होते हैं, लेकिन वो जो चार्जेस होते हैं ना उनमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती भाई। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ना प्राइवेट वार्ड भी होते हैं। जैसे ये हमारे सिविक सेंटर के पास में हॉस्पिटल है, LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, इसमें प्राइवेट वार्ड भी होते हैं। इसी तरह आगे जीबी पंत हॉस्पिटल है, मेरी वाइफ उसमें जॉब करती है, उसमें प्राइवेट वार्ड होते हैं। एक दिन का रूम 1200 रुपए। सर 1200 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल में रूम नहीं, बेंच भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए, ठीक है। और जीबी पंत हॉस्पिटल में बढ़िया कमरा 1200 रुपए, इसमें मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकती। ये तो आपको जाकर ऑफिस में कैशियर के पास जाकर कैश जमा कराना है, पर्ची लेनी है, इसमें कैसे मैनिपुलेशन हो जाएगी? गवर्नमेंट ने कहा जितना भी खर्चा होगा एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके पैसे लगते हैं, जैसे ये हार्ट का हॉस्पिटल है, हार्ट के हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए किसी का एंजियोग्राफी हो रही है, तो एंजियोग्राफी के बाद जो स्टेंट पड़ता है वो स्टेंट के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। सारा ऑपरेशन फ्री होता है, एडमिशन फ्री होता है, दवाइयां फ्री होती हैं, सब कुछ फ्री होता है, स्टेंट के पैसे दे दीजिए आप बस। तो ऐसे में कुछ चीजों के पैसे लगते हैं, कुछ चीजों के। मेरे जीजा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में पोस्टेड थे पहले, तो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में थे, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया खैर, तो उनका ट्रीटमेंट होना था एम्स में। एम्स में प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उन्हें एडमिट कराया गया और उन्होंने पैसे जमा कराए 80,000 रुपीज। हार्ट का उनका ट्रीटमेंट होना था, 80,000 रुपीज जमा कराए, छुट्टी हो गई, आ गए घर पे। घर आने के बहुत दिन के बाद एम्स से चिट्ठी आई कि सर आपके पैसे ज्यादा जमा हो गए थे और रिफंड का चेक बन कराया 23,000 रुपए का, ठीक है। 80,000 रुपीज जमा करा दिए थे, 80,000 रुपीज जमा कराने के बाद एम्स की तरफ से लेटर आया कि सर आपका खर्चा 57,000 का ही हुआ और 23,000 रुपए वापस कर दिए। सर 1 रुपए का भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है ये तो सारा का सारा। ऐसे में ये जो
एक्सपेंस हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनकम टैक्स क्या कह रहा है सर, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, कोई इसमें टैक्सेबिलिटी नहीं है, फुल्ली एग्जाम, जितना खर्चा है आपको पैसे दिए एम्प्लॉयर ने एग्जाम कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए जो हॉस्पिटल है ना, इट इज ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, या फिर वो इलाज कराता है किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो लोकल अथॉरिटी का है, लोकल अथॉरिटी, जैसे लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल्स की बात करूं तो दिल्ली में एमसीडी के भी तो हॉस्पिटल्स होते हैं सर। हॉस्पिटल का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल का मतलब क्लिनिक, डिस्पेंसरी भी है। तो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है ओन्ड बाय गवर्नमेंट, हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, इट शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। मिस्टर ए की तबीयत खराब हो गई बेचारे की, और एम्प्लॉयर ने कहा इलाज करा लीजिए, बताइए कहां पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एम्प्लॉयर ने कहा भाई हमारा तो हॉस्पिटल है नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज करा लो, तो बताइए ये कराएंगे या नहीं कराएंगे? सर इंसान मर ही जाता है लेकिन इलाज नहीं होता सही गवर्नमेंट। बात है, बिल्कुल सही बात है मैम। चलेगा। मेरी वाइफ बता रही थी अभी कुछ दिनों पहले, एक पेशेंट को एमआरआई कराना था। एमआरआई के जो पेशेंट्स हैं जीबी पंत हॉस्पिटल में, अभी अभी ये 2-3 महीने पुरानी बात हो गई शायद, तो ये बता रही थी कि जो अभी पेशेंट्स आ रहे हैं ना, 2024 चल रहा है सर, 2024 शायद मार्च की बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो ये बता रही थी कि 2026 की डेट मिल रही है। 2 साल बाद एमआरआई कराएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर बताएंगे डॉक्टर साहब क्या इलाज कराना है, ठीक है। चांसेस आर देयर कि 2 साल बाद नौबत नहीं आएगी सर, ठीक है, पेशेंट तो मर ही जाएगा बेचारा तब तक। सरकारी अस्पतालों में प्रॉब्लम यह है कि इलाज कराना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इफ अ पर्सन कैन अफोर्ड, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता ही नहीं, ठीक है। मिस्टर ए अगर अफोर्ड कर सकते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएं, वो चाहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएं। अब इशू ये है कि सर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे, एग्जामिशन देंगे, एम्प्लॉय कह रहा है मुझे जाना ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप क्या करें? सर इतना ज्यादा इशू है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए कि आप देखिए, इवन गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉइज को कहती है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा लो, पैसे दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ एग्जामिशन के लिए फोर्स करें कि नहीं आप सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज कराओगे, सर दिस इज रॉन्ग। हम कौन होते हैं बताने वाले? एम्प्लॉय अपने हिसाब से देखेगा, लेकिन देखेगा मतलब ये नहीं मामा जी चाचा जी। हमने कहा भाई एक काम करो, आप ना किसी ऐसे हॉस्पिटल या क्लिनिक में इलाज करा लो विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। सर जैसे आप लोगों का ना सीजीएचएस का पैनल हॉस्पिटल्स होते होंगे, पैनल हॉस्पिटल, ठीक है। सीजीएचएस में आपको बताया गया होगा कि आपको ट्रीटमेंट कराना है, आप रेफर कराइए, और रेफर कराने के बाद एक लिस्ट है, इन हॉस्पिटल्स में जाकर आप इलाज करा सकते हैं, पैसे मिल जाएंगे। सर ये जो पैनल हॉस्पिटल्स है ना, दीज हॉस्पिटल्स आर अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स, अप्रूव्ड। अगर आप अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सर अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स आप ध्यान से देखिए कौन से होते हैं सर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट ने जिनको खास तौर पर अप्रूव किया होता है अपने खुद के एम्प्लॉइज के ट्रीटमेंट के लिए, वो कहती है हमारे खुद के एम्प्लॉइज का इलाज आप करिए। ऐसे में सोचिए, इनकम टैक्स एक्ट ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मना करेगा? तो नहीं, ऐसे थोड़ी है। इनकम टैक्स क्या कहते हैं सर, आप इलाज कराइए और यहां पर जितना भी खर्चा होगा उसकी एग्जम्पशन दे देंगे। जी, तो अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अप्रूव्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जाकर इलाज करा लिया मैक्स हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, किसी बड़े, तो ये जो बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया है ना, इसमें जितना भी खर्चा होगा इनकम टैक्स क्या कहता है, इट शैल बी एग्जम फ्रॉम टैक्स। इसी तरह नेक्स्ट,
मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन ट्रीटमेंट करा रहा है किसी खतरनाक बीमारी का। सर अब छोटी सी प्रॉब्लम है, मिस्टर ए के फादर को कैंसर हो गया। अब कैंसर का इलाज कराने के लिए ऐसे ही किसी भी हॉस्पिटल में थोड़ी चले जाएंगे। तो कैंसर का इलाज कराना है ना, तो कैंसर का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। ठीक है सर, वैसे तो कैंसर का इलाज आजकल कई हॉस्पिटल्स में होने लगा है, लेकिन सर फिर भी कुछ ऐसी टाइप्स हैं टिपिकल जिनका इलाज हर हॉस्पिटल में नहीं होता। उसके इलाज के लिए ना आपको किसी स्पेसिफाइड किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहीं पर इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो मिस्टर ए अपने फादर का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं किसी खतरनाक बीमारी का, तो कौन से हॉस्पिटल में जाएं? ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में? हमने कहा नहीं सर, फिर आप जा सकते हैं स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल सर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, सारी चीजें बड़ी लॉजिकल वेल ड्राफ्टेड हैं। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है भाई। हार्ट का ट्रीटमेंट तो हर हॉस्पिटल में होता है, लेकिन हार्ट की अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाए, भगवान ना करे किसी को, तो उसका इलाज फिर ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होगा। फिर उसको जाना पड़ेगा एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में। वो स्पेशलाइज्ड हैं सर हार्ट के, बड़े फेमस हैं, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट का। ठीक है, अगर भगवान ना करे किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है तो अब वो नॉर्मल जो कॉमन टाइप्स हैं कैंसर्स की, उसके लिए तो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकता है। लेकिन अगर भगवान ना करे कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइप्स हो गई तो फिर अब वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा। अब उसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना होगा, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर इलाज कराना होगा। न्यूरो से रिलेटेड कोई डिजीज है तो विमहेम्स हॉस्पिटल में इलाज होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप की बीमारी है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो नॉर्मल छोटे मोटे हॉस्पिटल के इलाज से बात नहीं बनेगी। अब इसको जाना पड़ेगा स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में या अगर ये जाकर इलाज कराता है, हम कह रहे हैं इसके पैसे एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन एक इशू है, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में जाके जुकाम की दवाई नहीं लेनी। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस ओनली। स्पेसिफाइड डिजीज का इलाज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में जाकर कराएगा, इसकी भी एग्जम्पशन दे दी जाएगी। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर जो ये स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं इसमें नॉर्मल किसी भी बीमारी का इलाज तो नहीं होता ना? मैम वैसे तो ना आजकल होने लगा है, जैसे धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दिया। अब धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, अब उसका नाम बदल के हो गया धर्मशिला हॉस्पिटल, और वो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। लेकिन सर तो राजीव गांधी में नहीं होता। राजीव गांधी में नहीं होता जी, बिल्कुल राजीव गांधी में सिर्फ कैंसर का होता है। तो अगर धर्मशिला में भी जाकर ये करा रहा है ना, या जैसे अगर मैं एस्कॉर्ट्स का एग्जांपल ले रहा था, एस्कॉर्ट एक जमाने में सिर्फ हार्ट के लिए था, आज के जमाने में आज वो सिर्फ हार्ट का थोड़ी ट्रीटमेंट करते हैं, हर चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे में ये हमें ना स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। तो अगर ये एस्कॉर्ट्स में जाकर हार्ट का ट्रीटमेंट करा रहा है तो ऐसा नहीं है बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब इशू ये है कि अगर इन 5 के अलावा इसने कहीं भी ट्रीटमेंट कराया, 1 रुपए की भी एग्जम्पशन नहीं दूंगा। सर ये आउट ऑफ इंडिया भी कोई है जी जी ऐसा मैम, 1 मिनट प्रोविजन? में बात करेंगे इसके भी। If medical treatment is done in any other hospital or clinics, etc., then no exemption shall be allowed. No exemption. 1 रुपए की भी छूट नहीं दूंगा अगर इनके अलावा कहीं इलाज कराया तो। अच्छा, अगर इन 5 में इलाज कराया तो अमाउंट एग्जाम पता है कितना होगा? मैं बताता हूँ।
आप सबसे पहले ये देखिएगा अमाउंट मिला कितना, और फिर ये देखिएगा अमाउंट एक्चुअली स्पेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट कितना है, विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। मान लीजिए मिले 5 लाख, खर्चा किया 3 लाख का, तो छूट 3 लाख की मिलेगी, 5 की नहीं मिलेगी। अच्छा मिले 5 लाख, खर्चा हो गया 7 लाख का, तो मैंने कल भी बताया था, इससे पहले भी कई बार बता चुका, इनकम से ज्यादा की एग्जाम्पशन तो हो ही नहीं सकती। भाई एम्प्लॉयर ने दिए 5 लाख, खर्चा हो गया 7 लाख का, 2 लाख एम्प्लॉय को अपनी जेब से डालने पड़े, उन 2 लाख की छूट थोड़ी दे दूंगा। जो एम्प्लॉयर ने पैसे दिए हैं उन्हीं की तो छूट दूंगा। तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको जो छूट मिलेगी वो छूट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए इनकम तक रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। सर ये जो मैं बात कर रहा था ना, मैंने हेडिंग के लिए स्पेस छोड़ा था। सर वैसे तो इस केस में नॉर्मली रीइंबर्समेंट टाइप की पेमेंट ही होती है कि मतलब 1 लाख का खर्चा हुआ तो 1 लाख दिखा के एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करा लेते हैं सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यासीन सर इसमें एक इशू होता है, जैसे अभी मैम बता रही थी ना सर, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो रिएम्बर्स में कवर नहीं होते, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें खर्चों की लिमिट होती है, कैप होता है कि आप रूम जो लेंगे 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पेशेंट ने कहा नहीं साहब मैं तो 8,000 वाला लूंगा, तो फिर उस केस में 5,000 तो मिल पाएंगे, 3,000 तो मिल ही नहीं पाएंगे, है ना। पैसे मिले कम, खर्चा किया ज्यादा, तो ऐसे में अगर ज्यादा खर्चा कर दिया ना तो एग्जम्पशन ज्यादा नहीं मिल पाएगी। हाँ बाकी आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है जैसे आप कह रहे हैं, जितना खर्चा हुआ उतने पैसे मिल जाते हैं, और जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो एग्जम्प्ट हो जाता है हमारे पास। जैसे कुछ एक्सपेंसेस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जैसे हमारे सीजीएचएस में भी है सर। जी जी सर मतलब कुछ बिल्कुल, अगर मैं भी यही कह रहा था। दांत निकलवाने का खर्चा वो लेते हैं 5,000 लेकिन हमारा रेस्ट्रिक्टेड है 2,000। मैं एग्जाम्पल देके जी बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल हमें बिल्कुल 2,000 जी मिलेगा तो जी, सर उतना ही 2,000 मिलेगा हमारा। तो एग्जम्पशन भी 2,000 की मिलेगी सर, जी जी लेकिन जी खर्चा तो 5,000 का होगा ना। बिल तो मैं जी 5,000 का लगाऊंगा, बिल 5,000 का है, एग्जम्पशन 2,000 मिल पाएगी। जी सर। जी, और बहुत प्रैक्टिकल है सर, ये ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑलमोस्ट हर एक्सपेंस पर एक कैप है सर। सीजीएचएस का जो खर्चा है उसमें हर खर्चे पर एक लिमिट है, उसके ऊपर का खर्चा अगर हॉस्पिटल वालों ने चार्ज किया तो वो पैसे ही नहीं देते। अच्छा जो नॉन कैश वाले होते हैं ना सर, वो हॉस्पिटल वाले चार्ज ही फिर उतना ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक्स्ट्रा पैसे तो मिलने नहीं। एक्स्ट्रा पैसे अगर उन्हें लेने होते हैं तो वो एम्प्लॉय को बता देते हैं कि भाई देखिए ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये ज्यादा बेटर है, ये पेनलेस ट्रीटमेंट है, आप ये करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 20,000 अलग से देने पड़ेंगे, ये सीजीएचएस वाले नहीं पे करेंगे। फिर एम्प्लॉय अपने हिसाब से देख लेता है, अगर उसे वो फैसिलिटी चाहिए तो वो ले लेता है, अदरवाइज वो नहीं लेता। सर ये जितनी भी हम बात कर रहे थे ना, ये कवर था मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया का। अगर इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं, सोचिए मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया भी तो हो सकता है। मिस्टर ए अपने पापा का इलाज कराने के लिए उनको विदेश ले गए, तो इनकम टैक्स एक्ट इसमें भी एग्जम्पशन अलाउ करता है। लेकिन अब क्या करता है सर, अब जो एग्जम्पशन देंगे ना उसको पहले खर्चों को 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अब देखिए 3 तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कौन कौन से। जब भी कोई पर्सन इलाज कराने के लिए विदेश जाता है ना, तो वो कौन कौन से खर्चे करता है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, पहला खर्चा होता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग सर। मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई मिस्टर ए अपने पिताजी का इलाज कराना चाहते हैं विदेश में, यूएसए में इलाज कराना चाहते हैं, तो क्या क्या खर्चे होंगे। इनकम टैक्स सारे खर्चों को 3 कैटेगरीज में बांटता है। पहला खर्चा तो बेसिक एक्सपेंस तो सर ट्रीटमेंट का ही है ना। बेसिक जो खर्चा है वो तो ट्रीटमेंट का है। अच्छा अब जब विदेश में इलाज कराएंगे तो सर ऐसा थोड़ी है सुबह जाके शाम को आ जाएंगे,
वहां ठहरना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस ऑन स्टे एब्रॉड। तो सबसे पहले तो किराया लगाना पड़ेगा सर, वो तो आपने लगाया ही नहीं सर। नहीं सर, अभी लगाता हूं। मैं एक्चुअली उस सीक्वेंस में चल रहा हूं जिसमें लॉ चल रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है, पहला खर्चा तो जाने आने का है, पहले तो टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स उसको थर्ड कैटेगरी में कवर करता है और इस कैटेगरी के ही हिसाब से एग्जम्पशन देता है, इसलिए मैंने इसको इसी सीक्वेंस में लिखा है। सबसे पहले जो बात करता है ना इनकम टैक्स, वो कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई इलाज कराने के लिए जा रहा है तो पहला तो इलाज का खर्चा, दूसरा जब इलाज कराने के लिए बाहर जाएगा तो बाहर रहेगा भी, खाना पीना भी करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा होगा। और तीसरा एक्सपेंस ना सर, ये लीजिए मैं लिख देता हूं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग। इन 3 तरह के खर्चों की छूट देता है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। सर पहले ना मैं ये सेकंड नंबर वाले के बारे में बात कर रहा था, एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड। मिस्टर ए के पिताजी को कैंसर हो गया बेचारे को, थोड़ा टिपिकल टाइप का हो गया, इंडिया में इलाज नहीं हो पा रहा था। कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा होता है यूके में, यूके बड़ा फेमस है। आप देखिए जनरली किसी सेलिब्रिटी वगैरह को अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो यूके में जाकर इलाज कराते हैं। संजय दत्त को किडनी का कैंसर हो गया था सर, यूके में जाकर इलाज कराया। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, यूके में जाकर इलाज कराया। बहुत जल्दी इलाज होता है, बहुत बढ़िया इलाज होता है। युवराज सिंह ने कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के बाद आकर इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, और ना सिर्फ मैचेस खेले हैं, इंडिया के फिटेस्ट प्लेयर थे वो उस टाइम पर। यो टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर था उनका, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि मिस्टर ए के पिताजी को कैंसर हो गया, ये इलाज के लिए लेकर जाना चाहते थे यूके। अब एक इशू था सर, ऐसा थोड़ी है फादर के इलाज के लिए फादर को अकेला भेज देंगे, यहां से बिठा दिया पापा को, गए को पापा बाय बाय इलाज करा के आ जाना, ऐसा तो हो नहीं सकता, साथ में भी तो जाना पड़ेगा ना। तो मिस्टर ए साथ में जाने लगे। अब खर्चा जब ये वहां जाएंगे तो मिस्टर ए का भी तो होगा, पिताजी का भी होगा। हम दोनों के लिए एग्जामिशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई। सर देखिए लॉ प्रैक्टिकल लाइफ से ही तो बनता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेकर लॉ बनता है। अब मिस्टर ए जा रहे थे, इन्होंने कहा यार अकेले तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, इन्होंने मिसेज से कहा जी तुम भी चलो, हेल्प कर देना थोड़ी सी, इन्होंने कहा चलो चलते हैं। अब ये जा ही रहे थे, बच्चों को भी छुट्टी थी, इन्होंने कहा एक काम करो A1 A2 को भी ले लो। अब जब सब जा रहे थे, इन्होंने कहा मम्मी अकेली रहकर क्या करेंगे, इनको भी ले लो, पापा का इलाज हो जाएगा, एक फैमिली हॉलिडे हो जाएगा, मिलकर वहां पर इलाज कराएंगे, मिलकर घूमेंगे फिरेंगे और वापस। हाँ जी, तो बताइए क्या ये फैमिली हॉलिडे की एग्जाम्पशन दे देंगे आप? नहीं। इसके सर इलाज exemption के लिए जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं? टू इन इलाज वन के सर, लिए। 2 in 1 जी। तो एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड सर, वैसे ना हमारे यहाँ का कल्चर इस तरह का है, मतलब मैं किसी और को तो क्या ही कहूँ, मैं तो खुद ही ऐसा हूँ सर। जब आप देखिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है ना कभी, तो सर इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं। अ, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था एक स्टोन्स का, तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं था, फादर की डेथ हो चुकी थी, भैया बाहर रहते थे, मैं इतना मैच्योर भी नहीं था। मैं हॉस्पिटल में जाकर मैंने कमरा देखा, मुझे कमरा ही पसंद नहीं आया, मैंने कहा बड़ा छोटा है, हमारे मिलने वाले आएंगे बैठेंगे कहाँ पर। तो मैंने कहा आपका सबसे बड़ा कमरा कौन सा है? तीरथ राम हॉस्पिटल है सर यहाँ सिविल लाइंस में, अच्छा हॉस्पिटल है। उन्होंने बताया कि जी ये वाला कमरा है, हाँ ये कमरा दो, इसमें रखेंगे। सर वो कमरा अच्छा खासा बड़ा कमरा था, और उसमें हर टाइम 8-10 लोग जो है वो मिलने वाले आते रहते थे। वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो एक बार डॉक्टर साहब आए तो कमरे के अंदर 15 लोग बैठे हुए थे। अब वो 15 लोगों के 15 तरह के सवाल, वो बहुत ही बुरा समूह बनाकर गए। फिर अनफॉर्चुनेटली मदर को वहां थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत डांटा मुझे, कहने लगे कैसा आप बिल्कुल केयरलेस वो है, इतने पेशेंट से मिलने के लिए लोग आएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब सर हमारे यहाँ का कल्चर ही है, तबीयत खराब हो जाए ढेर सारे लोग आते हैं, और वो लोग आने की वजह से अटेंडेंट्स और परेशान हो रहे हो भले ही, लेकिन अगर ना आए तो बुरा माना जाता है कि आए नहीं मिलने के लिए। एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड, अब इशू ये है कि ये पूरी फैमिली को लेकर चले गए। सर अब ऐसा तो होता है, इट इज कॉमन, भाई ट्रीटमेंट कराना था, बड़ा ट्रीटमेंट था, ले गए, कोई बात नहीं ले जाइए। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, एग्जम्पशन नहीं देंगे, लेकिन
एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ पेशेंट एंड एनी वन अटेंडेंट। एक ही अटेंडेंट की छूट मिल पाएगी, एक से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। और एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग की बात करें तो इसमें भी सर ऑफ पेशेंट एंड एनी वन अटेंडेंट। एक ही अटेंडेंट के लिए छूट मिलेगी। अच्छा, आप छूट देंगे कितनी? अब सर यहां ना एक बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। सर मान लीजिए किसी का ना इंडिया में तबीयत खराब हो जाए, भगवान ना करे, हॉस्पिटल में इलाज हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चेक करना चाहता है कि इसके इलाज पे कितना खर्चा हुआ। बताइए, क्या आप चेक कर सकते हैं? तो यस सर, बहुत ही आसान है भाई। एक असेसी मेरे पास बिल लेकर आया कि देख सर, पिताजी का इलाज कराया, 20 लाख रुपए का खर्चा हो गया, ये रहा बिल। मैं चेक करना चाहता हूँ बिल सही है या नहीं, कैसे चेक करूं? सर वेरी इजी, वेरी सिंपल, एक चिट्ठी भेजिए हॉस्पिटल के नाम पर, हॉस्पिटल वाले खुद आकर बता देंगे इलाज पर कितना खर्चा हुआ, है ना। लेकिन एक इशू है सर, सोचिए अगर इसका ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हुआ है तो आप यूके के हॉस्पिटल को चिट्ठी भेजेंगे, वो फाइल लेकर आ जाएंगे? सर कभी भी नहीं आएंगे सर, आपका लेटर फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे पता नहीं क्या टाइम खराब कर रहे हैं हमारा। ठीक है, वो थोड़ी हमारी बात मानेंगे। इंडिया का हॉस्पिटल फौरन मानेगा सर, फौरन मानेगा। उसे पता है अगर मैंने कंप्लाइंस नहीं की तो सर सरकार ताला लगा देगी हॉस्पिटल पर। यूके के हॉस्पिटल मेरी बात क्यों मानेंगे सर, है ना। सर वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैं तो नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो क्या करें? तो हमने यहां पर ना एग्जम्पशन के लिए रेफर किया एक बड़ी हायर अथॉरिटी को, और वो हायर अथॉरिटी पता है कौन है सर? वो है आरबीआई। हमने कहा सर इस केस में हम जो एग्जम्पशन देंगे ना, वो एग्जम्पशन देंगे अमाउंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई की। जितना भी अमाउंट अप्रूव करेगा आरबीआई, उतने की छूट देंगे। अब ये आरबीआई कहां से आ गया सर? आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट चल रहा है, आउटसाइड इंडिया। विदेशों में जाकर जब ये इलाज कराएंगे तो बताइए, इलाज कराने के लिए क्या चाहिए होगा सर? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज कहां से आएंगे सर? बैंक से, आरबीआई के अप्रूव्ड एजेंट्स से। मैं जाकर जितना भी डॉलर्स मांगूंगा वो दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे सर। सर आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। तो मिस्टर ए ने जाकर आरबीआई से जितने पैसे मांगे वो तो उन्होंने दे दिए? नहीं सर, इंडिया की हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज है, ऐसे थोड़ी दे देंगे। मिस्टर ए ने जाकर कहा सर पिताजी का इलाज कराना है, 25 लाख रुपए के डॉलर्स दे दो। आरबीआई ने कहा लाओ बेटा फाइल दिखाओ। इन्होंने फाइल दिखाई, आरबीआई ने इन्हें डांट के भगा दिया, कहने लगे चुप करो नलायक, 25 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हो? ये इलाज तो हर हफ्ते हमारे यहाँ से आदमी जाता है, 15 लाख में करा के लाता है। भाई तुम्हारा ऐसा क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है? सर इंडिया से हर आदमी जो इलाज के लिए बाहर जा रहा है, आरबीआई से तो परमिशन लेकर जाता होगा, आरबीआई से ही फॉरेन एक्सचेंज लेकर जाता होगा। आरबीआई को सब पता होगा कितने का खर्चा होता है। ऐसे में आरबीआई ने इनको अप्रूवल दिया 15 लाख का। सर 15 लाख का अप्रूवल दिया ना, आरबीआई कह रहा है ना 15 लाख की एग्जाम खर्चा होगा, बस हमने मान लिया 15 लाख का खर्चा होगा। आरबीआई को मैं चैलेंज क्यों करूंगा सर? इनकम टैक्स से कह रहा है सर, बस आरबीआई ने 15 लाख अप्रूव किया ना, 15 लाख की छूट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, 15 लाख का खर्चा होना चाहिए। अगर बाय चांस मान लीजिए सपोज इन्होंने अप्रूवल लिया 15 का, खर्चा 12 का ही हुआ, तो तो ये जो बचे वो 3 लाख है ना सर, इसकी छूट नहीं दूंगा। ठीक है, पता कैसे चलेगा सर? दो बातों से। पहली बात तो ये बिल लाएंगे। अब ये बिल्कुल जब तक धोखेबाजी पे ना उतर आए और डुप्लीकेट बिल ही ना बना दें, तब तक बिल देखकर मैं पहचान लूंगा कि भाई ये 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। दूसरी बात सर, जो डॉलर्स, जो पाउंड्स, जो यूरोज ये बचा कर लाएंगे, उसका करेंगे क्या? इंडिया में तो चलेंगे नहीं सर, वो बैंक में ही तो जमा होंगे ना। बैंक में जमा होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि इन्होंने ये पैसे वापस जमा करा दिए। 15 लाख लिए थे, 3 लाख वापस कर दिए, इसका मतलब 12 लाख का ही खर्चा हुआ। तो हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा एक्चुअल एक्सपेंस कितना, और बस जितना एक्सपेंस है ना सर, उतने की ही छूट दूंगा। तो यहां पर पता है अमाउंट एग्जम्प्ट कितना होगा
अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, एक्चुअली, और सर अमाउंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। इन तीनों में से लोअर ले लीजिएगा, इन तीनों में से लोअर ले लिया जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, अमाउंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। ठीक है सर। ट्रैवलिंग के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे कितने होंगे सर? ट्रैवलिंग के खर्चे एग्जम्प्ट होंगे या टैक्सेबल? इसके लिए ना इनकम टैक्स ने एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रख दिया, यहां पर एग्जम्पशन के लिए इनकम का क्राइटेरिया बना दिया गया है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? इफ टोटल इनकम इज अप टू 2 lakhs, ये पैसे एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। और इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 2 lakhs, तो इन पैसों को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है सर। फुल्ली एग्जम्प्ट या फुल्ली टैक्सेबल? फुल्ली एग्जम्प्ट या फुल्ली टैक्सेबल? सर बात को दोबारा से समझ लीजिए प्लीज। मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी इनकम है 1,80,000 रुपए। पिताजी की तबीयत खराब हुई, एम्प्लॉयर ने कहा बेटा ऐसा है यूके ले जाओ इलाज के लिए। ठीक है, 80,000 के टिकट करा दिए। ये जो टिकट के पैसे हैं ना, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्योंकि टोटल इनकम कितनी आ रही है? 1,80,000। सर वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए इनकम आ रही है 18 लाख रुपए। अब एम्प्लॉयर अगर विदेश भेजेगा तो सर अब ये जो टिकट के पैसे हैं फुल्ली टैक्सेबल कर दूंगा, 80,000 रुपए। ठीक है, एक केस में फुल्ली एग्जम्प्ट, दूसरे केस में फुल्ली टैक्सेबल। अगेन सर 2 लाख रुपए बहुत कम है सर। जिस एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख से कम होगी, आपको लगता है एम्प्लॉयर उसके पिताजी के इलाज के लिए विदेश भेज रहा होगा? सर ये अमाउंट बहुत कम है। इनके बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक 2 लाख से कम इनकम तो फुल्ली एग्जम्प्ट, 2 लाख से ज्यादा इनकम फुल्ली टैक्सेबल। सर कोई डाउट यहां तक? सर एक छोटी सी बात, बिल्कुल लास्ट, खत्म हो गया सर। मेडिकल फैसिलिटी ही खत्म हो गई। सर कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता है। सर इलाज करवाना ना एम्प्लॉयर के लिए मुश्किल है। पता नहीं एम्प्लॉय झूठ बोलने लगे, घपलेबाजी करने लगे, आप कैसे पता लगा लेंगे? तो तो इनकम टैक्स जनरली एम्प्लॉयर क्या करते हैं पता है? वो एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देते ही नहीं। वो कहते हैं भाई ऐसा है, हम तुम्हारा ना मेडिकल इंश्योरेंस करवा देते हैं, कभी भी तबीयत खराब हो गई तो इलाज होगा, हम नहीं करवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी करवाएगी, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ऐसे में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता है तो एनी अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर
for a policy taken for employee or any member of his family, any member of his family shall be fully exempt from tax. फुल अमाउंट एग्जाम कर दूंगा सर, फुल अमाउंट, इस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है सर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जितना भी सर, ट्रीटमेंट का सारे चर्चा होगा ना, पूरा जितना भी प्रीमियम पे होगा ना, पूरा एग्जाम्प्ट है सर, पूरा 1 रुपए पे भी टैक्स नहीं लगाऊंगा, कितना भी हो, नो लिमिट। जी सर, वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा पूछेंगे सर प्लीज। सर, जो भी मेडिकल का खर्चा करा जा रहा है तो उस पे एग्जाम्पशन पे ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि बस वो सिद्ध हो जाना चाहिए। जी या फिर बिल्कुल अपने सर, हॉस्पिटल से ये ना साबित कर दे कि भाई ये खर्चा हुआ जी। है, हमारी तरफ से एग्जाम्प्ट है, कोई बात नहीं सर। ये तो सोचिए कितना जेन्युइन एक्सपेंस है सर, हमें इस पे टैक्स नहीं चाहिए। आप साबित कर दीजिए जेन्युइनली कि ये खर्चा हुआ है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। सर मेडिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है ना। अब वो बेचारा, उसके फैमिली में पहले इतना बड़ा इशू आ गया, तबियत खराब चल रही है, फैमिली मेंबर की तबियत खराब है, इतना खर्चा हो गया, उसके बाद मैं भी पहुंच जाऊं, मैं कहूं मैं तो टैक्स लगाऊंगा, सर दिस इज रॉन्ग सर। इनकम टैक्स एक्ट ने इसीलिए यहाँ पर मेजर एग्जम्पशन दी है सर, मेजर एग्जम्पशन। और खास बात सर, नो लिमिट सर। सर अगर मेडिकल अलाउंस है ना, फुल्ली टैक्सेबल। सर मेडिकल फैसिलिटी है, फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, 1 रुपए में भी टैक्स नहीं चाहिए सर। सर पॉइंट क्लियर है सर? जी सर। सर इंश्योरेंस में बाकी फैमिली मेंबर फिर कैसे होंगे? ये तो एनी मेंबर लिखा है ना, बस एक ही होगा उसमें? नहीं मैम, एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मतलब कोई कोई भी भी। हो। अच्छा, हाँ और क्या मैम, सारे लोगों को कवर कर रही होगी पॉलिसी। एक ठीक ही है, पॉलिसी मतलब में सबका। एक ही पॉलिसी में सबको कवर किया गया होगा। जनरली ऐसा ही होता है मैम। वैसे अगर मान लीजिए अगर अलग अलग पॉलिसी करा दें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमतौर पर फैमिली पॉलिसी जो होती है ना, एक ही पॉलिसी होती है, उसी में सब लोगों को कवर करा दिया जाता है। जितना भी प्रीमियम है, नो मॉनेटरी सीलिंग, इट शैल बी फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है सर, ये हमारे पास हमारा परक्विजिट का पहला परक्विजिट, मेडिकल फैसिलिटी कंप्लीट होता है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज।